13 जून 2025 इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत हमने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि इजराइल ने किस तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक किया। खबर यह भी आई ईरान की तरफ से कि उसमें कई सिविलियंस भी मारे गए। उसी की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के ऊपर भी हमला किया और इजराइल को भी काफी नुकसान ईरान की तरफ से पहुंचाया गया। आखिरकार में यह संघर्ष भारत के लिए कौन सी नई चुनौतियां लेकर के आया है, इस संघर्ष का विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर में मैं अभिषेक मिश्रा आपको इन्हीं सारे बिंदुओं पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। दरअसल इजराइल और ईरान का जो ये संबंध है, ये जैसा आज संबंध दिखता है ऐसा पहले नहीं था। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो आप पाएंगे कि ईरान में जब तक ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, जब तक वहां पे थियोक्रेसी नहीं आई थी, तब तक ईरान और इजराइल के बीच बड़े अच्छे संबंध थे, बहुत मधुर संबंध थे। लेकिन जिस तरीके से ईरान में 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, एक धार्मिक तंत्र, एक धर्म तंत्र ईरान पर स्थापित हुआ, ईरान और इजराइल के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। ईरान और इजराइल के ही बीच दूरियां नहीं बढ़ी, बल्कि ईरान का पश्चिमी देशों के साथ, खासतौर से अमेरिका के साथ जो संबंध है वो खटास में पड़ता चला गया और दूरियां बढ़ती चली गई। एक तरफ हमने ये देखा कि ईरान की दूरियां अमेरिका से और इजराइल से बढ़ती चली गई, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अमेरिका और इजराइल की नजदीकियां बढ़ती चली गई। तो कुल मिलाकर के आज आप ये समझ सकते हैं कि इजराइल और ईरान की जो ये दुश्मनी है, ये दरअसल अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए जो ये ज्यादा दुश्मनी दिखाई देती है। ईरान इजराइल को अपने लिए खतरा मानता है और इजराइल ईरान को अपने लिए खतरा मानता है। आप ये देख सकते हैं कि इजराइल पिछले कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से, साल डेढ़ साल से वो अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज के साथ वो लड़ रहा है और अलग अलग प्रॉक्सी जो है उनके साथ भी वो लड़ रहा है। और अभी इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया, ये एक और फ्रंट इजराइल ने ओपन कर दिया अपने खिलाफ। अभी हमने देखा कि इजराइल की लड़ाई हमास के साथ चली रही है, फिर वो हमास से लड़ रहा है, फिर वो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, फिर वो यहूती से लड़ रहा है। तमाम फ्रंट्स पर इजराइल इस समय लड़ाई लड़ रहा है। तो आखिरकार में इजराइल इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं यहां पर कि इजराइल दरअसल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। इजराइल का मानना है कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम मिट जाएंगे। क्योंकि ईरान जैसे देश ये चाहते हैं कि इस पूरे विश्व के मानचित्र से, पूरे वर्ल्ड मैप से इजराइल को समाप्त कर दिया जाए। इजराइल को एग्जिस्टेंस में रहने का अधिकार ही नहीं है और इजराइल अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो ये सारी काम कर रहा है, ये सारी लड़ाइयां लड़ रहा है। इजराइल ने ईरान पे क्यों हमला किया? अमेरिका इजराइल की क्यों मदद करता है? तो इजराइल ने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि इजराइल कतई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो उसके अस्तित्व पे खतरा है, उसके एग्जिस्टेंस पे खतरा है। तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। और जो इंटरनल रिपोर्ट निकल के सामने आई वो ये कि ईरान 60% या मोर देन 60% यूरेनियम इनरिच कर चुका है। मतलब वो बहुत नजदीक है न्यूक्लियर वेपन्स गेन करने के। ये अलग बात है कि ईरान ने कभी इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है। उसका जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कहता है मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमेरिका भी बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर एनर्जी आए, तो अमेरिका भी लगातार ईरान के ऊपर दबाव बनाता है। यहां पर यह बात समझने की बहुत जरूरत है कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी, लेकिन वो बहुत कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि बराक ओबामा का टेन्योर खत्म हुआ। बाद में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो ट्रंप अपने आप को उस डील से बाहर कर लेते हैं और ईरान के ऊपर नंबर ऑफ सैंक्शंस लगा देते हैं। अभी जब दोबारा ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो कई राउंड ऑफ डायलॉग्स इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच में होता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ट्रंप ईरान को 60 दिन की मोहलत देते हैं, 60 डेज,
का उनको एक टारगेट दिया जाता है कि 60 दिन में आप अपने जो स्टैंड को क्लियर करिए और आप अपने प्रोग्राम्स को खत्म करिए, वरना अमेरिका आपके ऊपर टफ से टफ एक्शन लेगा। 61st डे इजराइल ईरान पे हमला कर देता है कि ईरान के पास कतई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। अमेरिका का भी यही मानना है कि ईरान के पास कतई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। तो दोनों अमेरिका और इजराइल बैठे बिठाए इजराइल ने अटैक कर दिया, अमेरिका को कुछ करना नहीं पड़ा। अब अमेरिका ओपनली तो इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या ओपनली तो उसने ये नहीं कहा कि इजराइल ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन जिस तरीके से कमेंट, जिस तरीके से एक तरीके से जो एक्सप्रेशंस, जो बातें निकल के आ रही है, वो तो यही है कि अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया है, क्योंकि बिना अमेरिकन सपोर्ट के इजराइल इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। क्योंकि इजराइल कहां कहां लड़ेगा, तो जो भी उसको वेपन्स, जो भी उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट या जो भी सपोर्ट उसको है, वो अमेरिका से मिल रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही। अभी आपने देखा होगा G7 के समिट में भी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कनाडा गए और फिर तुरंत फट से वो जो है वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए। तो उनसे पूछा भी गया कि इतनी जल्दी क्यों, तो उन्होंने कहा कि मेरा G7 में रहना उतना जरूरी नहीं है, G7 समिट में, जितना मेरा व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। और उन्होंने चलते चलते उन्होंने ईरान को जो है थ्रेट दिया, और ईरान को उन्होंने एक तरीके से धमकी भरे जो है लहजे में कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तुरंत समाप्त करे, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो बहुत टफ होंगे। और अगर ईरान ने अमेरिका के किसी सोल्जर्स के ऊपर हमला किया तो अमेरिका भी ईरान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने तमाम जगहों पर अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रखे हैं। और जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है, तो ईरान का तो मानना ही है कि ये अमेरिका के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह शामिल है। वहीं आप देखेंगे कि चाइना और रशिया ने खुल करके ईरान का सपोर्ट किया है। अभी चाइना ने और ईरान ने जो है एनर्जी डील साइन की, वहीं रशिया ने ईरान के साथ जो है एनर्जी डील साइन की। तो एक ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है ईरान, चाइना और रशिया का, और एक तरफ ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों का। अब इसमें भारत किस तरीके से इस पूरे संघर्ष को देखता है और भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है इसको समझना कि ये संघर्ष जितना लंबा खींचेगा, जाहिर सी बात है हमारे भारत जैसे विकासशील देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। अभी हमें आगे और भी प्रोग्रेस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम तो यही चाहेंगे कि ये संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो, बातचीत से चीजों को सॉल्व किया जाए। अभी मोदी साहब जो है G7 सम्मेलन में गए, उससे पहले वो क्रोएशिया गए, वहां पर भी उन्होंने यही बात बोली प्रेस के सामने कि जो युग है ये संघर्ष का, लड़ाई का युग नहीं है। तो यहाँ पर आप बातचीत करके सारे मैटर्स को सॉल्व करें, क्योंकि जितना संघर्ष होगा भारत के लिए चुनौती ये खड़ी हो जाएगी कि हम किसका साथ दें, हम किधर खड़े हों, क्या हम इजराइल के साथ जाएं या हम ईरान के साथ जाएं। क्योंकि भारत का तो संबंध दोनों से अच्छा है, हमारा तो इजराइल के साथ भी बड़ा जबरदस्त संबंध है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, डिफेंस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं हमारे, इनोवेशन में एग्रीमेंट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीमेंट्स हैं। वहीं आप देखेंगे ईरान के साथ हमारे बहुत एग्रीमेंट्स हैं, मोर देन 80% ऑफ क्रूड ऑयल हम ईरान से ही खरीदते हैं, प्लस ईरान को हम गेटवे मानते हैं टू सेंट्रल एशिया। चाबहार बंदरगाह जो भारत डेवलप कर रहा है उसको हम यूज करके अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया तक निकलना चाहते हैं। तो ईरान के साथ भी हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, बड़े अच्छे संबंध है हमारे, प्लस इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे संबंध है। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर ये संघर्ष बड़ा लंबा खिंचा तो दुनिया भारत से पूछेगी कि आप किधर हैं। तो हम अगर इजराइल की तरफ चले जाएंगे, इजराइल के ग्रुप में चले गए, तो ईरान से हमारी दोस्ती जो है वो टूट जाएगी, ईरान को हम जो है नाराज करेंगे। अगर ईरान के साथ चले गए तो इजराइल से, क्योंकि इजराइल को तो हम नाराज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, खुल करके इजराइल ने भारत का समर्थन किया, और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पर इजराइल जो है वो भारत का समर्थन करता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इजराइल को भी अपने साथ रखना है, ईरान को भी अपने साथ रखना है। तो भारत का क्या स्टैंड होगा, हम किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे गले सड़े पिटे देश के लिए ये तय करना बड़ा आसान है कि वो किधर जाएगा। तो पाकिस्तान ने तो खुले तौर पर ईरान का समर्थन दे दिया,
कि हम ईरान की तरफ है। उसने तो ईरान से ये भी कहा कि जरूरत पड़े तो हमारा न्यूक्लियर वेपन ले लेना इसराइल के ऊपर गिराने के लिए, अगर लड़ाई जो है यहां तक खिंचती है तो, इतनी अगर लड़ाई एस्केलेट हो रही है तो। लेकिन तुरंत ही उसके बाद फिर पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही है, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से ये कह चुके हैं कि वो दो देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देखना चाहते, एक ईरान के पास और एक पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो उसने बहुत जल्दी जो है अपने स्टेटमेंट्स को उसने क्लैरिफाई करना शुरू किया, उसको वापस लेना शुरू किया। क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि अगर उसने इसराइल से दुश्मनी ली तो इसराइल उसको छोड़ेगा नहीं, इसराइली एजेंसियां उसको छोड़ेंगी नहीं। जब इसराइली एजेंसियां ईरान के अंदर घुस के मार रही हैं, कितने बड़े बड़े लीडर्स मारे गए, मिलिट्री लीडर्स मारे गए ईरान में, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए मोसाद ने, तो पाकिस्तान कौन सी बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा तोप है इसराइल के लिए। तो ऑटोमेटिकली फिर पाकिस्तान को रियलाइज हुआ, तो पाकिस्तान ने जो है उस स्टेटमेंट का क्लैरिफिकेशन देना शुरू किया। चाइना के लिए भी ये बड़ा क्लियर है, चाइना तो ईरान के साथ चला गया। अच्छा, रशिया ईरान के ही साथ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो अमेरिका के ग्रुप में तो जाएगा ही नहीं। तो जब अमेरिका और इसराइल एक ग्रुप में है तो वहां रशिया तो फिट ही नहीं होगा। इसीलिए आप देखें भारत के लिए बहुत एक चैलेंजेबल ये पूरा का पूरा सिनेरियो हो जाता है, जब कभी कोई दो देश इस तरीके से लड़ने लग जाए जिनसे हमारे दोनों के साथ संबंध अगर अच्छे हैं, तो भारत के लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम अब किसका स्टैंड लें, क्योंकि हमारे तो दोनों ही दोस्त हैं, चाहे वो रशिया और यूक्रेन की बारी हो चाहे अब बारी हो। इसीलिए आप देखेंगे एससीओ का जो स्टेटमेंट आया था जिसमें इसराइल के इन्वेजन को कंडेम किया गया, इंडिया ने अपने आप को उससे दूर कर लिया उस पूरे स्टेटमेंट से, कि भारत उस स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करता। तो हमारे लिए रही बात, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि हमेशा किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, होता है नेशनल इंटरेस्ट। हमारा राष्ट्र हित जहां जाएगा हम वहां जाएंगे, इमोशंस पे फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई जाती, नेशनल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो ये कि हम चाहेंगे कि ये संघर्ष जो है वो यहीं पर समाप्त हो, ये संघर्ष आगे ना खींचे, क्योंकि संघर्ष आगे खींचेगा तो पूरे विश्व के लिए ये नुकसानदायक है। पूरे विश्व भर में महंगाई बढ़ जाएगी, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो टूट जाएगा, उसमें हम भी हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल और डीजल महंगा होने लग जाएगा, आपके देश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, प्लस आपका व्यापार रेड सी से जो व्यापार हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्ट्रीट ऑफ हार्मूज जो है वहां से व्यापार ईरान के कंट्रोल में आता है, ईरान ने अगर वहां पर कंट्रोल लगा दिया, वहां पे एक तरीके से उसने बैन कर दिया या लिमिटेशन लगा दी, तो आपका ट्रेड हैम्पर करेगा, तो ऑटोमेटिकली उस रूट से जो पेट्रोल और डीजल आ रहा है फिर वो महंगा हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि हम दोनों में से किसको चुने। इसीलिए हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलते हैं और हम अपने राष्ट्र हित को जो है वो टारगेट करते हैं कि हमारा राष्ट्र हित किधर है। तो राष्ट्र हित हमारा ईरान के साथ भी जुड़ा हुआ है और राष्ट्र हित हमारा इसराइल के साथ भी जुड़ा है। इसीलिए आप देखेंगे जैसे ही ये स्ट्रगल शुरू हुआ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने दोनों देशों से बातचीत की, इसराइल से भी बातचीत हुई, ईरान से भी बातचीत हुई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट मैसेज दिया कि इस संघर्ष को यहीं खत्म किया जाए, इसको और ज्यादा जो है प्रमोट ना किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम किसी एक ग्रुप में शामिल नहीं होने जा रहे, ना हम ईरान के ग्रुप में शामिल होंगे अगेंस्ट इसराइल, और ना हम इसराइल के ग्रुप में शामिल होंगे अगेंस्ट ईरान। तो हम दोनों के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कुछ लेवल तक इसराइल को सपोर्ट करेंगे, तो कुछ लेवल तक हम ईरान को भी सपोर्ट करेंगे। तो जो एक पॉलिसी हमने शुरू की थी नाम की, कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, उसी के रास्ते पे हम चलेंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम बिल्कुल भी एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। हम इस पूरे संघर्ष को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, जिससे ये संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो सके, और पूरे विश्व का वसुधैव कुटुंब वाली जो फिलॉसफी है उसको हम देखेंगे कि पूरे विश्व को जो इससे नुकसान होगा इस संघर्ष से, वो ना होने पाए। उसमें हमारा भी हित जुड़ा हुआ है, और जल्द से जल्द ये संघर्ष जो है वो समाप्त हो जाए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भारत एक तरीके से न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, और आप देखिए तमाम देश ऐसे करते हैं। जब हमारा पाकिस्तान के साथ अभी इशू क्रिएट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला,
तो तमाम देशों ने आप देखेंगे, टर्की वगैरह को अगर आप छोड़ दें जिन्होंने पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया था, या चाइना को अगर आप छोड़ दें, वरना तमाम देश जो है वो जिनके संबंध इंडिया से और पाकिस्तान दोनों से हैं, उन्होंने भी एक बैलेंस्ड अप्रोच ही लेकर के चलने की कोशिश की, और इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है। तो अगर भारत भी एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलता है इजराइल और ईरान के बीच में, तो वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो ये देखा जा सकता है कि भारत जो है एक नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेगा। फिर आगे किस तरीके से क्या बातें निकल करके आती हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन पे उठाऊंगा। चलिए फिर आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो के साथ मैं आपको यहीं पर छोड़े जाता हूं। नेक्स्ट फिर हम किसी वीडियो में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।